Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode 110 Shopping. Missing दुआ. चित्रा उसकी बातें सुनकर आंखें चढ़ाते हुए बोली, हो जाओ. ओह ओह, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं और चोरी? नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है. मैंने चोरी नहीं की, गलती से बैग एक्सचेंज हो गया. मैं चोरी क्यों करूँगी? चित्रा की बातें सुनकर विशाल बोला, मेरा बैग कहाँ है? चित्रा ने हाथ आगे कर दिए. विशाल ने उसे बैग लिया और चित्रा उसे मुंह बनाते हुए देखकर बोली, मेरा बैग कहाँ है? विशाल ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा कचरा वहाँ है. विशाल की बात पर चित्रा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओह, क्या कहा तुमने? मेरा बैग कचरा? तुम कचरे हो, तुम्हारा बैग कचरा है, तुम्हारे ये सारे लफंगे दोस्त कचरे हैं. चित्रा की बात सुनकर आयशा हंसने लगी तो विशाल उसे घूर कर देख रहा था. अनमय ने उसके कान में धीरे से कहा, अबे खुद को तू कचरा बनाई, साथ में हमें भी बनवा दिया. बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही है? तुम बड़ी देर पहले तो आप कह रही थी और अब तुमसे बड़े हैं, हम थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हमारी? विशाल ने उसे घूर कर कहा तो चित्रा उसकी बातों पर बोली, रिस्पेक्ट दी तो थी थोड़ी देर पहले, बट तुम लोगों को रिस्पेक्ट हजम नहीं हुई. अब जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे ना. अरे वाह यार, तुमने इनकी ही लगा दी. आयशा बीच में ही ताली बजाते हुए बोली. अनमय ने उसे घूर कर देखा तो आयशा ने हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की. चित्रा पैर पटकते हुए कार के पास गई और अपना बैग ले आई. जब वो आ रही थी तो विशाल उसके सामने खड़ा हो गया. उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए और चित्रा को एक आईब्रो उठाकर देखा. चित्रा ने भी उसकी सवालिया नज़रों को देखकर दोनों आईब्रो को उठाकर सवाल किया तो विशाल ने उसकी भाव पकड़ उसे अपने करीब खींचकर उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से कहा, भूल गई मैंने क्या कहा था? दोबारा मत मिलना, वरना. उसकी अधूरी बात सुनकर चित्रा एकदम से उससे दूर हो गई और आंखों में अपनी आंखें डाल देखते हुए उसने मुंह में आए पानी को अंदर गटका. उसके चेहरे पर डर देखकर विशाल होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ के उसके पास गया. एक बार फिर उसने अपने करीब कर उसके गाल पर अपने होंठ रख उसके कान में कहा, अब तुम मेरी हो. चित्रा तो अभी भी उसके रिएक्शन से हैरान थी. वो आंखें बड़ी किए देख रही थी. अनमय आयशा से बात कर रहा था. तभी उसकी नज़र विशाल पर गई जो उसे चित्रा को किस करते देखकर मन ही मन खुद से बोला, साले दूसरी मुलाकात में ही किस कर दिया, आगे क्या करेगा? तभी एक और ब्लैक कलर की कार आकर रुकी. आवाज़ सुनकर सबने उस तरफ देखा. सिम्बा कार से बाहर आया और उसने बैक डोर ओपन किया तो दुआ अपना बैग लेकर बाहर आई. अनमय को देखकर सिम्बा ने उसे ग्रीट किया और अनमय बस सर हाँ में सर हिला दिया. वो सभी एक साथ खड़े थे. दुआ को देखकर विशाल धीरे से अनमय के कान में बोला, ये खूबसूरत वाला कौन है? अनमय ने विशाल को अजीब नज़रों से देखा और फिर सरकास्टिक स्माइल अपने होठों पर लिए बोला, हमारी होने वाली भाभी. इट्स मीन ये दुआ है? ये तो वाकई दुआ जैसी है. अब राक्षस का दिल एक एंजल पर ही आएगा ना, विशाल खुद से बोला. अनमय ने भी विशाल को सबसे मिलवा दिया. ऑफिस में राज शौर्य के कैबिन को डोर ओपन कर अंदर आते हुए बोला, चल तैयार हो जा, मिस्टर वालिया के साथ हमारी मीटिंग है. वालिया का नाम सुनते ही शौर्य ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया. मीटिंग कहाँ है? शौर्य ने एरोगेंट टोन में पूछा. राज ने उसकी बात पर कहा, होटल में लंच हमारा उसी के साथ है. शौर्य वापस अपने काम में लग गया. दुआ कॉलेज से हाफ डे में ही मीरा की बताई लोकेशन पर पहुंच गई थी. मीरा ने उसे मॉल बुलाया था. वो सारी चीज़ें ज्वेलरी से लेकर कपड़े तक सब दुआ के उसकी पसंद का खरीदना चाहती थी. मीरा के साथ आई राधिका ने दुआ को देखकर नाक मुंह सिकोड़ लिया. दुआ ने उसके एक्सप्रेशन देख लिए थे पर उसने कहा कुछ नहीं था. वो मीरा के साथ अंदर चली गई. उनकी शॉपिंग करीब 2 से 3 घंटे तक चली थी. जहाँ एक तरफ मीरा और दुआ ने शॉपिंग की, काफ़ी एंजॉय किया, तो वहीं राधिका बिल देखकर हैरान थी.
बिल लाखों में था, क्योंकि मीरा ने दुआ को सारी ज्वेलरी डायमंड की दिलवाई थी, जो राधिका ने कतई ना भाई। उसने मुंह बनाकर मन ही मन खुद से कहा, सैम की बच्ची नालायक लड़की, एक लड़के को फंसा नहीं पाई। इसको देख, जरा डायमंड सपने देखने की भी औकात नहीं इसकी, और अब सारी ज्वेलरी डायमंड की ही पहनेगी। राधिका पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी, पर इस बात से वो दोनों सास बहू अनजान थी। दुआ ने काफ़ी कोशिश की थी मीरा को रेजिस्ट करने की, पर मीरा ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तो अपने सारे अरमान पूरे कर रही थी। उसे जो भी अच्छा लग रहा था वो सब वो दुआ के लिए खरीद रही थी। दुआ घूम घूम कर काफ़ी थक गई थी। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, माँ हम वॉशरूम से आते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दुआ वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तभी एक छोटा सा बच्चा अचानक से भागते हुए उसके सामने आ गया। अचानक सामने आ जाने से वो एकदम से चौंक गई। वो पीछे हुई तो उसका पैर मुड़ गया। वो गिरने लगी, तभी उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से डर से बंद हुई आंखों को खोलकर देखा तो उसके सामने एक अनजान हैंडसम चेहरा था। वो शख्स जिसे दुआ का हाथ पकड़ा था, वो दुआ को देखकर उसकी खूबसूरत चेहरे में ही खो गया था। जब कुछ मिनट तक उस आदमी ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो दुआ ने झुंझलाते हुए कहा, क्या उल्लू की तरह देखे जा रहे हो? हमें ऊपर खींचिए। दुआ की आवाज़ सुनकर वो अपने सेंस में आया और दुआ को ऊपर खींचा। दुआ ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गहरी सांस ली और अपने लंबे बालों को पीछे झटकते हुए बोली, थैंक्स हमें बचाने के लिए। अपनी बात बोलकर दुआ आगे बढ़ी ही थी कि तभी उस शख्स ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उसकी आवाज़ सुनकर दुआ रुक गई। जी कहिए, दुआ ना पलटते हुए कहा। तो उस आदमी ने उसे स्माइल करते हुए कहा, किसी ने कभी कहा है आपसे कि आप बहुत खूबसूरत हैं? उसकी बात सुनकर दुआ ने उसकी बहुत सिकुड़ गई और गुस्से में नाक फुलाते हुए बोली, आंखें नोच लेंगे हम आपकी। अगर हमें ऐसी नज़रों से देखा तो हमारे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत भी कैसे की आपने? दुआ बोल ही रही थी कि वो उसके गुस्से से लाल पड़ चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बेख्याली में फिर से बोला, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ओह बेशर्म इंसान, अरे हम एंगेज्ड हैं, शादी होने वाली है हमारी। दुआ ने गुस्से में अपनी कंजी आंखों से उसे घूरते हुए कहा। दुआ की बातों पर वो शख्स बोला, फिर तो मैं उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिससे तुम मिल रही हो। इस बार दुआ उसकी बातों पर ज़बरदस्त मुस्कुराई और दांत पीसते बोली, हाँ क्यों नहीं, शौक से करिए। कहीं तो हम उन्हें फ़ोन लगा कर दे, आपको जानते भी हैं उन्हें आप। डेविल है वो। डेविल अगर अपनी जान प्यारी है तो इनसे 10 कदम ही दूर रहिएगा। वो बात बोल के जाने के लिए मुड़ी, तभी उस शख्स ने फिर से कहा, अरे जाते जाते अपना डेविल का नाम तो बताइए। उसकी बात सुनकर दुआ ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा, SSR, उन्हें दुनिया इसी नाम से जानती है। ये नाम सुनकर तो वो जैसे वो सदमे में ही चला गया, पर अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा और उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। तो तुम हो SSR की होने वाली वाइफ, उसने गुस्से में कहा। उसने उसी पल किसी को कॉल कर कहा, मैंने तुम्हें एक लोकेशन भेजी है और अपने आदमी को लेकर इस लोकेशन पर पहुंचो। उसने कॉल कट कर होठों पर डेविल स्माइल लिए कहा, तुम्हें मेरा नुकसान किया ना शौर्य, अब देख मैं तेरा क्या नुकसान करता हूँ। तेरी गर्लफ्रेंड रियली बहुत खूबसूरत है। बोलते वो धीरे से हंस रहा था। उधर होटल में शौर्य और अनुराग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। अनुराग ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर राज चौंका, पर शौर्य वो नॉर्मल रहा। तभी अनुराग ने आगे कहा, इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारे साथ मेरी बेटी काम करेगी। वो नेक्स्ट मंथ वापस आ रही है। तब तक के लिए तुम इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दो और जो हमारा नुकसान होगा, राज ने कहा। तो अनुराग उसकी बातों पर बोला, डोंट वरी, उसकी भरपाई मैं करूँगा। आज की मीटिंग इसीलिए थी, मैं तुम्हें सब कुछ मिलकर बताना चाहता था।
मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी को दे रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे समझोगे। अनुराग बोल रहा था और शौर्य एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। शौर्य इसकी बातें सुनकर मन ही मन खुद से बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें राजनीति में जाने की मिस्टर अनुराग वालिया। शौर्य के इशारे पर राज ने अनुराग की तरफ देखते हुए कहा, ओके, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी बेटी के वापस आने के बाद आप हमें मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर दें। अनुराग हाथ मिलाते हुए हाँ में सर हिला दिया। मॉल में दुआ को वॉशरूम गए। वो एक काफ़ी समय बीत गया था। वो अभी तक वॉशरूम से नहीं आई थी। मीरा को अब दुआ की चिंता होने लगी। उसने राधिका से कहा, राधिका, दुआ को वॉशरूम गए काफ़ी समय बीत गया है, वो अभी तक नहीं आई, वो ठीक तो होगी ना। भाभी, आप खामखा परेशान हो रही है। उसे कुछ अच्छा दिख गया होगा, बस उसे खरीद रही होगी, राधिका ने मीरा को समझाते हुए कहा। पर फिर भी मीरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं देख कर आती हूँ उसे। बोलते हुए वो चली गई। उसके जाते ही राधिका चिढ़ते हुए बोली, और कितने अटेंशन चाहिए इस महारानी को, इतना कुछ मिल रहा है, वो क्या कम था जो अब ये नौटंकी शुरू कर दी इसने। मीरा ने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया पर उसे दुआ कहीं नहीं मिली। उसकी घबराहट अब चिंता में बदल गई। मुझे शौर्य को बात करनी होगी। बोलने के साथ ही उसने शौर्य को कॉल कर दिया। उसकी माँ का कॉल था, इसलिए उसने एक रिंग में ही कॉल रिसीव करते हुए कहा, तो कैसी चल रही है आपकी शॉपिंग। शौर्य की बात को इग्नोर कर मीरा ने घबराते हुए कहा, शौर्य, वो दुआ, क्या हुआ दुआ को माँ, वो ठीक तो है ना। शौर्य ने कन्फ्यूजन में पूछा। बेटा, वो दुआ मिल नहीं रही है, वॉशरूम गई थी पर वापस ही नहीं आई। मैंने वॉशरूम में चेक किया तो वॉशरूम में भी नहीं है। मीरा के घबराते हुए शौर्य की सारी बात बता दी। शौर्य ने एक लाइन में आंसर दिया, मैं आ रहा हूँ। मीरा की बात करने के बाद शौर्य ने सिम्बा को कॉल किया। सिम्बा ने तुरंत शौर्य का फ़ोन रिसीव कर लिया। शौर्य ने एरोगेंटली कहा, तुम हो कहाँ। सर, मैं मॉल की पार्किंग में हूँ, सिम्बा ने जवाब दिया। तुम पार्किंग में क्या कर रहे हो, तुम दुआ के साथ रहने के लिए कहा था ना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। शौर्य बहुत गुस्से में बोल रहा था। सिम्बा ने सफाई देते हुए कहा, सर, वो मिसेस रायजादा और दुआ मैडम दोनों ने मुझे पार्किंग में ही रुकने के लिए ऑर्डर दिए थे। तुम काम किसके लिए करते हो सिम्बा, मेरे लिए या उन दोनों के लिए। शौर्य ने इस बार रूड टोन में कहा। तो सिम्बा उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। सर, वो मिल नहीं रही है और जाने से पहले उसे ढूंढो। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सिम्बा शौर्य से कहे अनुसार मॉल के गार्ड और मैनेजर्स के साथ दुआ को पूरे मॉल में ढूंढ रहा था। उसे दुआ को ढूंढते हुए करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, पर उसे दुआ नहीं मिल रही थी। मीरा ने चिंता बढ़ती जा रही थी, तो वहीं राधिका मन ही मन दुआ को कोस रही थी। उसने उसे कोसते हुए कहा, कहाँ चली गई ये लड़की, अगर कोई उसे उठा लेगा ना तो अच्छा ही है। मैं तो कहती हूँ वो कभी किसी को मिले ही ना। वो अभी दुआ को बुरा भला कह ही रही थी कि तभी शौर्य और राज वहाँ पहुँच गए। शौर्य को देखकर मीरा ने घबराते हुए कहा, शौर्य, दुआ मिल नहीं रही है बेटा। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो मिल जाएगी, आप घर जाइए। शौर्य ने मीरा को समझाया, नहीं बेटा, जब तक वो मिल नहीं जाती मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आप जाइए, मैं उसे ढूंढ लूँगा। माँ, वो मिल जाएगी, आप प्लीज़ जाइए, शौर्य ने फोर्स करते हुए कहा। उसे दुआ के मिसिंग की खबर मिलते ही वो गुस्से में भर गया था। अगर वहाँ पर मीरा नहीं होती तो शायद उसने पूरे मॉल में तहलका मचा दिया होता और सब उसके गुलाम बनकर उसके सामने सर झुकाए खड़े होते। पर इंडियन माँ की तरह मीरा की नज़रें भी, मैं भी उसका शौर्य शरीफ बेटा था, जैसा कि हर माँ अपने बेटे को समझती है, पर रियलिटी हमेशा इसके विपरीत होती है। और यही वजह थी कि अब तक गुस्से को कंट्रोल किए हुए था और वो कब तक कंट्रोल कर सकता है ये वो खुद नहीं जानता था। उसने राज को इशारे किए तो राज उसका इशारा समझते ही मीरा को कंधे से पकड़ बोला, माँ, हम चलते हैं ना, दुआ को कुछ नहीं होगा, शौर्य उसे ढूंढ लेगा, हम घर चलते हैं, यहाँ रहकर आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी।
पर बेटा मीरा ने कुछ कहना चाह। नहीं माँ, आप जाइए, शौर्य ने इस बार ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा। भाभी, शौर्य सही कह रहा है, हम घर चलते हैं ना। देखिए आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है। राधिका ने शौर्य की हाँ में हाँ मिलाई। मीरा का शौर्य की बात माननी ही पड़ी और वो राज के साथ चली गई। उन तीनों के जाने के बाद शौर्य ने मैनेजर को खा जाने वाली नज़र से देखते हुए कहा, सिक्योरिटी रूम कहाँ है? मैनेजर नज़रें झुकाते हुए वहाँ कहा, सर इस तरफ। शौर्य आगे बढ़ गया और बाकी सब उसके पीछे पीछे चले गए। सिक्योरिटी रूम में जाकर शौर्य ने ऑर्डर देने हुए कहा, पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। उसके बोलते ही सभी लड़के काम में लग गए। उसकी काली भूरी आंखें स्क्रीन पर ही थीं और वो सैकड़ों चेहरों के बीच दुआ के चेहरे को ढूंढ रहा था। तभी वो चेहरे उसे दिखा जिसे देखकर उसके दिल को सुकून मिला था। शौर्य ने एकदम से कहा, स्टॉप। वो लड़का जो सिस्टम पर अपनी उंगलियां नचा रहा था वो रुक गया। शौर्य ने दुआ पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, इस पर जूम करो और 1 मिनट पहले से रिवाइंड करो। उसने लड़के ने शौर्य के कहे अनुसार वो रिवाइंड किया। दुआ को जब उस आदमी ने गिरने से बचाया था वहाँ से ही वो वीडियो रिवाइंड हुई थी। शौर्य की मुट्ठी कसकर बंद हो गई थी जब उसने किसी और से दुआ को बात करते देखा। उस आदमी की पीठ कमर की तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था। दुआ के जाने के बाद जब वो कॉल पर बात कर रहा था तो उसकी नज़रें दुआ पर थी। ये देखकर शौर्य और गुस्सा हो गया था। उसने कहा, इस मॉल में ऐसे कितने स्पॉट हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं? शौर्य के पूछने पर मैनेजर ने कहा, सर 4 जगह हैं ऐसी जहाँ कैमरे नहीं हैं। वॉशरूम एरिया, चेंजिंग रूम, मॉल के पीछे का हिस्सा जहाँ सारा माल रखा जाता है, और बेसमेंट। मैनेजर की बात सुनकर शौर्य बोला, कितने रास्ते हैं एग्ज़िट करने के? सर 3। जिसे बोलने से सिम्बा बोला, सर जैसे ही पता चला मैम नहीं मिल रही है, मैंने बाकी के दोनों एग्ज़िट ब्लॉक कर दिए हैं और तीसरे एग्ज़िट पर हमारे आदमी हैं जो हर आने जाने वाले को चेक कर रहे हैं। सिम्बा की बात सुनकर शौर्य बोला, तुम कुछ आदमियों को लेकर पिछले हिस्से में जाओ और मैं बेसमेंट में जाता हूँ। बोलते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, आई एम श्योर तुम इसी मॉल में हो। शौर्य उनकी सब बात सुनकर समझ गया था कि दुआ को जिसने भी किडनैप करके कोशिश की है वो उसे मॉल से बाहर नहीं ले जा पाए हैं और वो अभी भी मॉल में ही है। शौर्य अकेले ही बेसमेंट की तरफ चला गया। वो वहाँ जाकर उसे ढूंढने लगा, पर वहाँ काफ़ी सारा सामान रखा था। वो सबको साइड करते हुए उसे ढूंढ रहा था कि तभी उसका पैर एक बॉक्स से टकराया और गिरने हुआ, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो थोड़ा नीचे झुक गया। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक बैंगल्स पर गई। वो ब्लू कलर की थी। शौर्य ने उसे उठाया और उसे देखते हुए बोला, ये तुम्हारा ही है। शौर्य को याद था कि उसने सुबह दुआ को ब्लू कलर पहनने के लिए कहा था, तो शायद दुआ ने ड्रेस की मैचिंग का ही बैंगल्स पहना हो। यही सोचते हुए वो उसे वहीं और तेज़ी से ढूंढने लगा। कुछ और आगे जाकर उसे ब्लू रंग का दुपट्टा पड़ा मिला, जिसे देखकर शौर्य कुछ और गुस्से में भर गया। उसने दुपट्टा अपने हाथ में लपेटा और अपनी गुस्से वाली नज़रें चारों तरफ घुमाई। वो जगह काफ़ी बड़ी थी और ढेर सारे लंबी कतार वाले बॉक्स से भरी हुई थी। शौर्य ने कॉर्नर में देखा जहाँ बहुत सारे बॉक्स थे और वो उस पर और बढ़ गया। वहाँ पहुंचकर उसने लंबी कतार वाले बॉक्स को धकेल कर गिरा दिए। उस बॉक्सों को गिरते ही उसके पीछे बेहोश पड़ी दुआ उसे दिखाई दी। उसके दोनों हाथ पीछे कंधे बंधे हुए थे। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। उसकी आंखें बंद थीं। शायद वो बेहोश थी। शौर्य जल्दी से उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में भरकर उसके हाथ खोल के उसके मुंह पर पट्टी खोलकर उसको गाल पर थपथपाते हुए बोला, दुआ, दुआ क्या तुम ठीक हो? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? उसकी टोन गुस्से से भरी थी और उसकी कोशिशों के बाद भी वो अपने गुस्से को जाहिर होने से रोक नहीं पा रहा था। उसने दुआ को अपनी बाहों में उठा और उसे लेकर पार्किंग में आ गया। बैक सीट पर दुआ को रखकर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पहले इसमें मीरा दुआ के लिए परेशान हो रही थी।
उसने अभी तक पानी भी नहीं पिया था। राज उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा ने कुछ भी खाने से साफ मना कर दिया। तभी मीरा का फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा मन्नत उसे कॉल कर रही थी, तो उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, मन्नत का कॉल है। अगर वो दुआ के बारे में पूछेगी तो क्या बोलूँगी मैं उससे? आप ज़्यादा मत बोलिए। अगर आपसे वो पूछती है तो दुआ के बारे में तो आप कहना वो वॉशरूम गई है। पर बेटा, राज ने मीरा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, वही बोलिए जो मैंने आपसे कहा है। राज की बात मानकर मीरा ने मन्नत को कॉल रिसीव कर हेलो कहा, तो मन्नत ने उनका हाल चाल पूछने के बाद कहा, दुआ को फ़ोन नहीं लग रहा है, वो आपके साथ है ना? मीरा ने हल्की मुस्कुराहट होठों पर लिए घबराहट और छुपाते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ ही है, वो वॉशरूम गई है। कुछ देर और बात करके उसने फ़ोन रख दिया। तभी राज के फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया, तो उसने मैसेज देखा। उसके चेहरे का तनाव भी कुछ कम हुआ। उसने खुशी से मीरा से कहा, दुआ मिल गई है, शौहर के साथ है। ये सुनकर मीरा को राहत मिली। अब तो आप खाना खाएंगी ना? राज ने पूछा तो मीरा ने पलकें झपका दी। शौर्य दुआ को लेकर विला आ गया। डॉक्टर उसके आने से पहले ही वहाँ मौजूद था। एक फीमेल डॉक्टर जिसे शौर्य ने पहले ही बुलाया था, वो दुआ को ऊपर रूम में चेकअप कर रही थी। शौर्य एकटक वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। दुआ का चेकअप कर डॉक्टर बोली, मैंने इंजेक्शन दे दिया, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बोलते हुए उसने दुआ को देखा और उसे देखकर बोली, ये ऐसे ही बेहोश नहीं हुई हैं, इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। ये सुनकर शौर्य अपनी मुट्ठी भींच ली। जिसने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। दूसरी तरफ एक हफ्ते से लगातार शांतनु और अनुराग के आदमी निरंजन को हर छोड़े बड़े हॉस्पिटल में ढूंढकर थक गए थे और उन्हें निरंजन का कुछ पता नहीं चल रहा था। शौर्य के शांत रहने की वजह से दोनों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि निरंजन ने अभी उसे सच नहीं बताया है, पर दोनों को इस बात का डर था कि कहीं निरंजन सच उसे बता न दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ताश का एक भी पत्ता छुपा नहीं रहेगा। सब खुलकर सामने पड़े होंगे और शौर्य जो इतने सालों से शांत था, वो कहर बनकर उन पर बरस पड़ेगा। इतने सालों में शौर्य ने खुद को इतना बड़ा बना लिया था और अपनी ताकत बढ़ा ली थी कि वो सभी अब उसके सामने शतरंज के छोटे प्यादे जैसे थे। शांतनु अपने सामने खड़े कैलाश से गुस्से में दांतों को भींचते हुए बोला, तुम सब किसी काम के नहीं हो, एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए। अरे सीखो कुछ उसके आदमियों से, जो कुत्ते की तरह हर चीज़ को सूंघकर उसे ढूंढ निकालते हैं। 2 दिन है तुम्हारे पास, या तो इसे ढूंढो, नहीं तो जाकर खुद खुशी कर लो, क्योंकि अगर मुझे वो 2 दिन में नहीं मिला तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। शांतनु गुस्से में था और उसके हाथ अभी भी शराब की बोतल थी। शांतनु ने शराब के घूंट भरते हुए कहा, शौर्य शौर्य शौर्य, बस एक बार मुझे तेरी कमज़ोरी मिल जाए, ऐसा वार करूँगा ना कि तू मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेगा। बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। विला में शौर्य दुआ के बगल बैठा था। उसका एक हाथ दुआ के सर को सहला रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा था। तभी दुआ मुस्कुराई और शौर्य ने देखा तो उसके माथे पर सलवटें थी। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, छोड़ो हमें, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो हमें। दुआ ने मुंह से ये सब सुनकर शौर्य ने उसके गालों को थपथपाया तो उसने अपनी आंखें खोली। शौर्य का चेहरा देखकर दुआ एकदम से उसके गले से लग गई और रोने लगी। शौर्य ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, दुआ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, देखो हम बिल्कुल ठीक हैं। पर दुआ ने शौर्य की एक नहीं सुनी। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे साथ बार बार ऐसा होता है? दुआ के ऐसे बोलने से शौर्य उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्योंकि तुम एसएसआर की वाइफ हो। जैसे जैसे मेरे दुश्मन को तुम्हारे बारे में पता चले जाएगा, तुम पर ऐसे ही खतरा बढ़ता जाएगा। सिम्बा को तुम्हारे साथ इसीलिए रखा है ताकि वो तुम्हें उन सब से प्रोटेक्ट कर सके। मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता दुआ, इसलिए सिम्बा को तुम्हारे साथ रखा है। पर तुमने उसे खुद से ही दूर रहने के लिए क्यों कहा? अगर वो तुम्हारे साथ रहता तो तुम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसती। शौर्य की बात सुनकर दुआ को उसकी गलती का एहसास हुआ
और उसने उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछे और नाक रगड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, गलती है हमारी है, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। दुआ जैसे ही घर में कदम रखने को हुई तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो पलटी और शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई। यहाँ से गायब ही हो गया। उसके सामने अलग होकर अपने आंसू पोंछकर नाक रगड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, गलती हमारी है, आपकी बात माननी चाहिए थी। दुआ जैसे ही घर में कदम रखते हुए हाथ रखा, पलट कर उस शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।